राजेश पालविया और विशाल मलकान हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार के टेक्निकल्स के बारे में बात करने के लिए। विशाल, राजेश, गुड आफ्टरनून। विशाल, आपके आपके पीछे बहुत ही शानदार पेंटिंग नजर आ रही है जिसमें हरे का उपयोग ज्यादा हुआ है। पहले जरा बताइए पेंटिंग किसके ऊपर है, किसकी पेंटिंग है, ये क्या चीज बनी हुई है? एक हैंड पेंटेड हमारे कोच थे, स्पिरिचुअल कोच, उन्होंने बनाई है और उसके अंदर थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी है, तो हीलिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। और अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो एक गणेश जी भी दिखेंगे बहुत बड़े। तो अरे वाह, बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहे हैं गणेश जी का की छवि दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत यस, बढ़िया, बहुत ही शानदार। थैंक यू। ये हुई ना बात। अभी ये बताइए कि ये देखिए, ये सारा मामला फेथ का है। यस, ये सारा मामला फेथ का, जितना दृढ़ फेथ होता है उतना ज्यादा आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आप मुझे एब्सोल्युटली। ये बताइए कि इस समय जो बाजार का हाल है, कई लोगों का तो फेथ हिल गया बाजार पे, क्योंकि बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी आ गई। उम्मीद नहीं थी इतनी वॉलेटिलिटी आएगी। उसके ऊपर बहुत जबरदस्त एफआई सेलिंग आई। जो भी हुआ, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में, आपका स्क्रीन रीडिंग क्या कहता है? वो जो मिड कैप स्मॉल कैप एंड, जहां पे ज्यादातर ट्रेडर इन्वेस्टर की पोजीशन बनी हुई है, क्या वहां डैमेज हो चुका है, बॉटम बन गया है, या अभी भी सतर्क रहने का समय है? मुझे लगता है कि जो मेन जो प्रॉब्लम हुआ वो मेनली जो सेंटिमेंट हिल गया हमारा, वो था अडानी के वजह से। और जो हिसाब से न्यूज आए और मार्केट गिरा, अडानी के स्टॉक्स गिरे। और अगर आप एक अच्छा पॉइंट देखेंगे कि निफ्टी में ऊपर के लेवल से हम लोग कुछ ज्यादा करेक्शन में नहीं आए। 7-8% करेक्शन इज नॉट अ बिग क्रैश, राइट। तो अभी मुझे लगता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टेडी हो चुके हैं, वहां पे भी बॉटम, इंटरमीडिएट बॉटम बन चुका है। बट जब मार्केट ऐसे थोड़ा सा डाउटफुल और थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, जहां पे सेंटिमेंट लो है, वहां पे स्टॉक पिकिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे। तो हमको स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा अच्छे से। और जहां पे मोमेंटम है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि ऑटो थोड़ा अच्छा लग रहा है, सीमेंट में कुछ पिकअप हो रहा है, और आईटी तो काफी अच्छा बेस बना के स्टेडी बैठा है। तो हम बस ये से स्टॉक सिलेक्शन अच्छा करेंगे तो मुझे लगता है हमको रिटर्न जनरेट करने में मुश्किल नहीं होगी, भले मार्केट थोड़ा सा सस्पिशियस भी हो जाए तो। ठीक है, एक बार राजेश से भी समझ लेते हैं कि उनकी क्या रीडिंग है इस वक्त मार्केट्स पे। राजेश, आज कंटिन्यूसली तीसरा दिन होगा जब आप रेंज बाउंड है, और रेंज लगातार हर दिन नैरो ही होती जा रही है। अब बाजार में इस वक्त क्या ट्रेड्स आपको समझ आ रहे हैं? क्या ऐसी बोरिंग मार्केट रहेगी अभी एक आध दिन और, या फिर रिवर्सल के साइन, या फिर ब्रेकआउट के साइन आपको दिखते हैं? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बिल्कुल देखिए, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से मार्केट ने लोअर साइड से जो रिकवरी बनाई है, हमें लगता है कि हो सकता है ये सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सपायरी हमें एक मूव ब्रेकआउट का देखने को मिले। क्योंकि अगर हम देखें तो काफी स्टॉक्स में, काफी सेक्टर्स में जहां पे एक ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहे थे, वहां पे एक अच्छे रिकवरी के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। जो सेक्टर ऑलरेडी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, जो ऑलरेडी बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहे थे, वहां पे कंटिन्यूअस बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो हमें लगता है कि सेकंड पार्ट ऑफ फैब सीरीज में हमें लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही। 6-7 टाइम अटेम्प्ट करते हुए दिखा है बैंक निफ्टी, जो कि अपने 41,700 41,800 के जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। और सेम वे अगर हम देखें तो अब निफ्टी में एटलीस्ट वन नॉच बेटर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। और 17,900 जो कि अब इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको भी अब ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। तो डेटा के हिसाब से हमें लगता है कि अगर हम 17,700 के ऊपर बने रहे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 18,000 के लेवल को क्रॉस करते हुए दिखेंगे सेकंड हाफ में। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में 41,750 के ऊपर हम सस्टेन होते, क्लोज होते, तो यहाँ पे भी 42,300 तक के अपसाइड की जगह बनते हुए दिखेगी। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव व्यू ही रखेंगे। हमें लगता है कि यहाँ पे दोनों इंडेक्स के स्ट्रक्चर जिस तरीके से बन रहे हैं, ये एक हायर साइड में ब्रेकआउट देने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। इट कुड बी नेक्स्ट वीक और सेकंड पार्ट ऑफ फैब सीरीज हो सकता है। हमें लगता है कि तैयारी यहाँ से ब्रेकआउट की यहाँ पे आते हुए दिखेगी। सर, हम तो चाहते हैं ऐसा कुछ हो जाए। 23 तारीख की इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है। ये मंथ वैसे भी छोटा होता है 28 तारीख का। आप 10 तारीख तक तो आ गए हैं, 2 दिन की छुट्टी लगा लीजिए। सारे दिन की कैलकुलेशन में आपका 15 दिन रह जाएंगे कुल मिला के। उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा ब्रेकआउट। राजेश जी, एक बार आप एक काम कीजिए, जरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दीजिए बैक टू बैक।
तो 3 ट्रेडिंग आइडिया है। पहला ट्रेडिंग आइडिया केमिकल स्पेस से, केमिकल स्पेस में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, जिसमें एसआरएफ हमें काफी पसंड आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक नैरो कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा। आज स्टॉक में जो मूव बने, अब 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करा है। हमें लग रहा है जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट एसआरएफ में बनी है, ये नेक्स्ट टारगेट इसका आते हुए दिख सकता है करीब 2370 तक। करंट लेवल से छोटी मोटी डिप में ऐड करना है, 2240 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें है टाटा मोटर। काफी समय के बाद स्टॉक में ये ब्रेकआउट बना है, 440 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस अब यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है, हमें लगता है टाटा मोटर ये कैरी करेगा। जो ब्रेकआउट यहाँ पे एक रेंज का बना है, ऑलमोस्ट 7-8 महीने की एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो ये ब्रेकआउट को हम प्ले करेंगे बाय करके 465 तक की अपसाइड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 435 का स्टॉप लॉस होगा। और तीसरा स्टॉक होगा अपोलो हॉस्पिटल का। ये स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद अगर हम देखें तो स्टॉक में पिछले 7-8 दिनों में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं, स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है 4550, जो कि इसका ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास का लेवल है। वहां तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 4350 के स्टॉप लॉस से अपोलो हॉस्पिटल बाय करने की सलाह है। विशाल, आप बताएं आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं इमीडिएट नियर टर्म ट्रेडिंग के लिए, और या अगर आपके पास नियर टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है तो अगर पोजिशनल ट्रेड्स भी बता सकें। नहीं, मेरे पास भी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स है, और मैं एक तो ऑटो से ही चुनूंगा। उन्होंने टाटा मोटर्स बोला, मैं टीवीएस मोटर पे थोड़ा सा भार दूंगा, क्योंकि वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। 1060 के ऊपर काफी दिनों के बाद गया। वहां पे आरएसआई भी 60 के ऊपर जा रहा है, डेली उसका ट्रेंड लाइन भी क्रॉस हो रहा है। तो मुझे लग रहा है टीवीएस मोटर में 1060 के स्टॉप लॉस से अगर खरीदते हैं तो 1110 और 1130 का टारगेट बैठता है अगले कुछ दिनों के लिए। और दूसरा मेरा एक स्टॉक होगा जो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है लास्ट 2-3 दिन से, और काफी अच्छा बॉटम फॉर्मेशन बनाया उसने 185 और 90 के बीच में, वो है इंडिया सीमेंट। और वहां पे आज थोड़ा सा मूवमेंट करंट देखने को मिल रहा है। इंट्राडे चार्ट्स पे करंट आरएसआई 60 क्रॉस कर रहा है, तो ये 190 के स्टॉप लॉस से हम इसको खरीद सकते हैं, और ऊपर में 210 और 220 का टारगेट रहेगा कुछ दिनों के लिए। विशाल और राजेश, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 5 मिनट के लिए वेट करें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार आए। संदीप टंडन, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, उनके मैनेजमेंट हैं, और उनका रिजल्ट अगर हम चला सके। टंडन साहब, गुड आफ्टरनून, ET Now स्वदेश पे स्वागत है। बहुत ही धमाकेदार अर्निंग्स आपकी आई हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का प्ले है इंडिया में। बहुत ही सनराइज सेक्टर है ये इंडिया में। अभी आपको बहुत ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज मिलेंगी नहीं, क्योंकि अगर आप आजकल के ऑटोमोबाइल्स को देखें, 2 व्हीलर्स को देखें, 4 व्हीलर्स को देखें, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। एक आम मैकेनिक शायद काम ही ना कर पाए उस पर। इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट बढ़ता चला जा रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी इंडिया के हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी जो है वो मिक्स हो रही है। तो ये कंपनी पीसीबीज जैसे कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और RFID के जाने माने प्लेयर हैं, और अब लिस्टेड कंपनी में अवेलेबल है। तो देखिए आप कितनी इनकी क्वार्टरली ट्रेंड दिख रहा है ये प्रॉफिट का और रेवेन्यू का। इस क्वार्टर भी बहुत धमाकेदार, लगभग 70% और 70% ऑन एवरेज टॉप लाइन बॉटम लाइन में दोनों में इंप्रूवमेंट हुआ है। टंडन साहब, ये बताइए कि इतनी जबरदस्त अगर आप अर्निंग्स दिखाएंगे, मतलब ऑब्वियसली पोस्ट करेंगे, तो बाजार की उम्मीदें बढ़ जाएंगी आपसे। आप ये बताएं कि किस लेवल पे ग्रोथ सस्टेन कर सकती है। ये मैंने क्या दी, हमने कंसल्टेंट रिपोर्ट ली थी। ये दिस इज द, जैसे कहते हैं, बिल्कुल सही टाइम है इंडिया के लिए इस सेक्टर में। ये सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। मैं ग्लोबली आप देखेंगे तो मतलब $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है ये। तो इंडिया तो अभी बस शुरू हुआ है, तो इसमें जो ग्रोथ आनी है इज मोर India growth and our design growth, right? Both are working for us, but the industry growth is expected to be 40%. Now, if my team doesn't give me that much, then I'm not doing my job, right? So, so it's not just us, but it's a industrial growth. But we just want to make sure we satisfy हमारे customers का हम ख्याल रखें, और ठीक तरह से grow करें, कि कोई mistakes ना करें. That's the main thing that we focus on. ठीक है, तो टंडन साहब, बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने कि इंडस्ट्री ग्रोथ 40% हो रही है। अगर हम इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म ना करें तब तो मज़ा नहीं आएगा।
ये बताइए कि एनुअली अगर हम देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी हद तक बाजार थोड़ा शॉर्ट साइटेड हो जाता है और बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास से क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको एनालाइज करने लगता है, लेकिन बड़ी तस्वीर जो है वो एनुअल ट्रेंड्स पे शेप अप हो रही होती है। आप मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट 2-3 साल एनालिस्ट को लगता है कि आपका 30 to 40% प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ भी 30% प्लस चल सकता है नेक्स्ट 3 साल। क्या आप इससे अग्री करेंगे कि ये रन रेट पॉसिबल है, प्लस माइनस 2-4-5%? ये इतना आपको इंडस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ, है कॉन्फिडेंस सर। आई मीन आप जैसे कहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो देखना ही यूजलेस होता है हमारे, मतलब मैं पहली बार देख रहा हूँ 3 महीने में कुछ नया क्या बोलूंगा आपको मैं, तो मेरी पहली बार हो रही है। तो पर इस साल की जैसे ऑर्डर बुक देखें, हमारी जो कस्टमर विजिट्स देखें, तो उससे बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आपने पहले भी बोला था फेथ, राइट, वो फेथ आ रहा है कि ये बहुत अपॉर्चुनिटी असल में बहुत स्ट्रांग है। अभी आगे तो बस काम करना पड़ेगा ना, बहुत काम है। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है ये ग्रोथ लानी, मतलब इस लेवल पे बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत काम करना पड़ता है टीम्स को। राइट मिस्टर टंडन, एक चीज और आपके लिए जो इस क्वार्टर में काम भी करी है और फर्दर क्या उससे आपको और बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ हुए, फ्रेट रेट जो है वो पीक से नीचे आए, तो क्या मार्जिन्स और एक्सपैंड होते हुए दिख सकते हैं Q4 में? मैं मार्जिन्स अभी तो इस ग्रोथ लेवल पे मैं मार्जिन्स, हमारा गोल है 2 डिजिट EBITDA मार्जिन, एंड वो हम मीट करते रहेंगे। पर मार्जिन ग्रोथ एक्सपेंशन जब थोड़ा स्टेबलाइज होता है तभी दिखता है, इतनी रैपिड ग्रोथ पे नए कस्टमर आ रहे होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन हो रही होती है, यील्ड थोड़ी पुअर होती है, तो इस करके मार्जिन ग्रोथ मैं तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर हाँ, मतलब लाइफ इज गेटिंग इजियर, जैसे कह सकते हैं कि फ्रेट कॉस्ट हैव कम डाउन एंड आल्सो कमोडिटी प्राइसेस कम डाउन, आल्सो सप्लाई चेन इज लिटिल इजियर विद चाइना रीओपनिंग, सो सप्लाई चेन हैज बिकम इजियर, सो दोस थिंग्स आर इजियर। बट ऑफ कोर्स देन देयर इज द अदर साइड ऑफ इट, यूरोपियन रिसेशन इज देयर, which is also concerning. So right. I would like to stick to my plan, what I had promised when we listed, and I'll stick to that plan. ठीक है, एक बार जी बिल्कुल, बस आप ये बता के जाएं कि नेक्स्ट 3 साल में क्या टॉप लाइन ग्रोथ का टारगेट लेके चल रहे हैं इस समय? मैंने आपको पहले भी तो वही बोला, 3 साल में कोई अलग नहीं दिख रहा, मार्केट इंडस्ट्री ग्रोथ को बीट करना है बस। जो नंबर मैंने आपको बोला वही, तो हमारी प्रोजेक्शन जो है वही मैं स्टिक करूंगा, शुरू से ही आपको बोली थी ना कि इंडस्ट्री 40% ग्रोथ, उससे ज्यादा ही ग्रो करना है। पर अभी राइट नाउ एक साल का तो क्लियर पाथ दिख रहा है। सो बेसिकली आप 2.5 टाइम्स एवरी, आप हर 2.5 साल में आप लगभग डबल कर लेंगे अपनी टॉप लाइन, एटलीस्ट अभी सिटिंग हियर ये ग्रोथ लग रही है। हाँ जी, मतलब राइट नाउ इट्स लुकिंग वेरी स्ट्रांग। ऑल राइट टंडन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, कंपनी जो है करीब जरा क्वार्टरली रेवेन्यू लेके आइए डायरेक्टर साहब। 5,000 करोड़ का एम कैप पे ये ट्रेड हो रही है कंपनी सिरमा SGS। 35-40% का टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट को लग रही है, कह रही है अभी मार्जिन मत देखिए, अभी ये ग्रोथ कैप्चर करने का समय है, मार्जिन डबल डिजिट पे कर लेंगे। ये देखिए आपके पास 500 करोड़ का रेवेन्यू है रफली, तो 2,000 करोड़ का रेवेन्यू प्लस जो है ये एनुअल बेसिस पे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि करीब 2.5-3 साल में एवरी 2.5-3 ईयर्स टॉप लाइन डबल होती रहेगी। तो हाई ग्रोथ कंपनी, 5,000 करोड़ का एम कैप अभी इनको मार्केट असाइन कर रहा है। कुछ और क्वार्टर्स देखते हैं, फिर देखते हैं बाजार का रुख बदलता है इस कंपनी की तरफ। शॉर्ट डेटा इसका अवेलेबल है, इसलिए विशाल और राजेश मैं आपसे इस पर राय नहीं लूंगा, लेकिन 2-4 क्वार्टर के बाद हम बात कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो नई इंडस्ट्रीज हैं, खैर इसका तो कोई पीयर भी नहीं है एक्चुअली। हाँ, इसका शायद क्लोजेस्ट पीयर आपका एम्बर और डिक्सन आएगा। नहीं, डेटा पैटर्न जैसे कंपनी, डेटा पैटर्न भी तो पीयर, डेटा पैटर्न आई एम नॉट श्योर, मैंने उसको कंपेयर नहीं किया है, बट RFID और PCB मैन्युफैक्चरिंग का मुझे आइडिया नहीं है कि कोई और लिस्टेड कंपनी है या नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करें। ऑटो एंसिलरीज पे बार बार बात आ रही है। हेमांग भी कह रहे थे कि ऑटो एंसिलरीज में काफी एक्शन हो रहा है और इनका भी बड़ा हिस्सा ऑटो की ग्रोथ से आता है सिरमा SGS, ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगते हैं आजकल की नई हाई-फाई कार्स में और बाइक्स में। लेकिन ऑटो कंपोनेंट, मिड कैप ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स में अगर आप देखें ना, परसों से ही वो थोड़ा मूव शुरू हुआ था। पहले टायर से स्टार्ट किया, अपोलो टायर में, कल बैटरी काउंटर्स भी तेज थे और आज आपको दूसरे काउंटर्स, दूसरे ऑटो एंसिलरीज भी तेज दिखाई दे रहे हैं। तो ऑटो से पहले ऑटो एंसिलरी में मूव शुरू हो गया था इनफैक्ट। जी आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैं विशाल तो जानना चाह रहा था, JBM ऑटो देखिए, क्राफ्ट्समैन चल रहा है,
ये स्टॉक्स पे आपकी राय बताइए जरा, कुछ स्मॉल कैप या मिड कैप ऑटो एंसिलरी। विशाल। यस जेबीएम ऑटो में मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा एक पैटर्न था, जो इसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं, मंथली वीकली डेली आरएसआई पे एक सिस्टम है हमारा, और वो वहीं पे आके आज सपोर्ट लेके कैंडलस्टिक को बुलिश कर रहा है। अभी भी मुझे लगता है यहाँ पे जगह है ट्रेड करने की, और 565 से 570 तक जाने की इसमें क्षमता है जेबीएम ऑटो में। और क्राफ्टमैन्स में मुझे लगता है इतना कुछ मोमेंटम नहीं है जितना जेबीएम ऑटो में है, बट फिर भी उसमें एक ऊपर की चाल देखने को मिल सकती है। 3450 से 3500 का टारगेट देख सकते हैं। राजेश जी, आज टाटा स्टील के अंदर जो क्रैक है ज्यादा सीवियर है क्या? ये डेज लो पे काम कर रहा है, 2-2.5% नीचे है। तो बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए टाटा स्टील में जो रिएक्शन हमने पिछले 3-4 सेशन में देखी है, स्टॉक अब अपने ऑलमोस्ट 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के ब्रेकडाउन हुए हैं, नियर टर्म सपोर्ट एरिया इसका जो 112 के आसपास था, उस लेवल को भी इसने आज वॉयलेट किया है। हमें लगता है 112 के नीचे की क्लोजिंग इसके लिए थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे फर्दर और प्रेशर जनरेट करते हुए दिखेगी। नेक्स्ट टारगेट इसके 104, 102 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो अब 112 के नीचे अगर रहा तो हमें लगता है थोड़ा और दबाव बनेगा 104, 102 की तरफ। ओके, ठीक है। कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसी ऑटो की कड़ी के अंदर ही कोई और ऑटो एंसिलरी स्टॉक है क्या राजेश जी आपके पास? एंसिलरी का स्टॉक मान लीजिए, ठीक है ऑटो तो चल ही रहे हैं, ऑटो एंसिलरीज में कुछ हो? तो टिम्पी जी, ऊनो मिंडा पे नजर है। ये स्टॉक में देखें तो पिछले 3-4 सेशन में एक अच्छा मोमेंटम बना है, और स्टॉक में जिस तरीके के प्राइस एक्शन बनी है, हमें लगता है ऊनो मिंडा को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से बुलिश जोन में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 4-5 महीने के करेक्शन के बाद वापस से यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। जिस तरीके की रिकवरी बनी है, हमें लगता है ये स्टॉक में 600-615 तक की अपसाइड के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी गिरावट में ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होंगे करीब यहाँ पे 490 के आसपास। टारगेट हम प्रोजेक्ट करें पोजिशनली 600-615 तक के। ओके, ठीक है। ऑटो एंसिलरी में इनफैक्ट फोर्जिंग काउंटर्स भी काफी चल रहे हैं। शायद कल शरद पे हम तक खबर गर्म है में फोर्जिंग काउंटर्स की बात कर भी रहे थे। आज देख लेते हैं कि आज उनके पास क्या क्या काउंटर्स हैं। शरद बताएं, आज का डीलिंग रूम से क्या गॉसिप्स और गपशप आपके पास आई हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है हमने डीलर्स एनालिस्ट से बात की है, और एक इंटरेस्टिंग जो है न्यूज़ इन्फॉर्मेशन 2 स्टॉक्स के ऊपर लाए हैं हम लोग। और सबसे पहला है पेज इंडस्ट्रीज़ का। तो ये जो है वायदे बाज़ार की स्टॉक है, और यहाँ पे जो है आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने मिल रही है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है। और सरप्राइजिंगली कल जो थी थोड़ी सेलिंग देखने मिली थी 2 FI डेस्क से। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है आंकड़ों के हिसाब से कि 6 दिन के लगातार बिकवाली के बाद उनकी लूजिंग स्ट्रीक को जो है स्नैप किया गया है। सबसे ज़्यादा जो होता है इंट्राडे मूवमेंट कहते हैं 18 महीने में स्टॉक में देखने मिला है। अर्निंग्स भी आया, पर थोड़े वीक सेटअप नंबर्स आए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि डोमेस्टिक जो है बाइंग देखने मिल रही है और लेवल्स को सस्टेन कर रहे हैं। और ब्रोकिंग हाउसेज भी थोड़ी अपग्रेड आई है डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेज की, लगभग 43,000 to 46,000 रुपीज़ पर शेयर का। तो ये पहला स्टॉक था आपका पेज इंडस्ट्रीज़ का। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। यहाँ पे जो है HNI सेगमेंट में जो है बाइंग देखने मिल रही है आज दिन के ट्रेड में। और इसके अलावा जो है डीलर्स कह रहे हैं और कम्युनिटी स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है कि कंपनी एक ग्लोबल कंपनी को एक्विजिशन करे। हालांकि ये स्मॉल एक्विजिशन रह सकती है, लेकिन जो ग्लोबल इम्प्रिंट है उसको कार्बोरंडम यूनिवर्सल बढ़ा सकता है। इसके अलावा कंपनी में 58% डिलीवरी भी देखा गया वॉल्यूम्स का। कंपनी 52 वीक हाई लेवल्स भी टच की है। और अगर दिसंबर क्वार्टर में सिक्वेंशियली देखें तो लगभग 90 बेसिस पॉइंट से म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी स्टेक बढ़ाई है इस स्टॉक में। ठीक, ऑल राइट। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बता रहे हैं। शरद, ये क्या चीज़ है? ऑल राइट, कविता हमारे लिए कुछ स्पेशल लेके आई है। बाजार पर हमसे खास बातचीत एक्सिस म्यूचुअल फंड के श्रेयस देवलकर ने की है। आइए जान लेते हैं क्या कह रहे हैं वो श्रेयस जी।
शुरुआत करते हैं इस बेहद खास चर्चा के साथ और मेरे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, श्रेयस तिवलकर, सीनियर फंड मैनेजर इक्विटी एक्सेस म्यूचुअल फंड। श्रेयस, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और आज हम बात करने वाले हैं लार्ज कैप फंड्स की और लार्ज कैप्स की परफॉर्मेंस के बारे में। लेकिन हम उसके बारे में जाएं उससे पहले थोड़ा सा बाजार और बाजार की चाल और 2023 के लिहाज से क्या ट्रिगर्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। आए दिन हम खबरें पढ़ते रहते हैं और आई एम श्योर आप भी एनालिसिस करते ही होंगे अपनी टीम के साथ बैठकर, लेकिन कुछ सेक्टर्स के बारे में मुझे जानना है जो 2022 में शायद आपके लिए हीरो थे, लेकिन 2023 की अगर मैं बात करूं तो थोड़े से कंसर्न्स, दिक्कतें, चिंताएं उभरती हुई शायद उन सेक्टर्स को लेकर सामने आ रही है। जैसे 2022 में आपने देखा होगा कि जो रैली शुरू हुई कोविड के बाद की, उसमें सबसे लास्ट आपने देखा कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो 2022 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उसने किया। तो हमने ये पाया कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जिसमें किसी सेक्टर में बेस इफेक्ट का फायदा हुआ, किसी सेक्टर में पोस्ट कोविड लॉकडाउन्स हो या उसके हिसाब से कोई कंपनीज को फायदा हुआ। इम्पोर्टेंट चीज अभी 2023 में ये देखना इम्पोर्टेंट है कि ये जो बेस इफेक्ट है उसके बियॉन्ड कहाँ ग्रोथ है और वो ग्रोथ सस्टेनेबल कहाँ पे है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज इसके लिए हो जाती है कि 2022 में सारे कंट्रीज ने अपने ब्याज दरें बढ़ा के इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश में ऑब्वियसली उसका एक आउटकम ये हो जाता है कि आपका ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है। तो उसका इम्पैक्ट और उसकी जो अर्निंग के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कौन से सेक्टर्स में आ सकता है, वो क्या एक्सपोर्ट सेक्टर में आ सकता है। जैसे आईटी सेक्टर लास्ट पूरे साल में परफॉर्म नहीं किया क्योंकि यही कंसर्न था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फिर ग्रोथ कम होगी और उसके हिसाब से उनमें अर्निंग नहीं आएगी। लेकिन लास्ट क्वार्टर के जो नतीजे थे उसके हिसाब से तो अब तक जो नतीजे आए कंपनियों के उसमें ग्रोथ पे इम्पैक्ट इतना ज्यादा दिखा नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके आगे कौन से सेक्टर्स में इम्पैक्ट आता है, एक्सपोर्ट्स में कितना आता है और डोमेस्टिक में कितना आता है। और मोर इम्पोर्टेंट ये जो इसको बेस इफेक्ट के बियॉन्ड देखने की बहुत जरूरत रहेगी, क्योंकि जैसे हम देखेंगे कि Q4 जैसे ये जन फरवरी मार्च क्वार्टर है, उसमें भी आप अगर जीडीपी के एस्टिमेट्स देखेंगे तो वो बेस इफेक्ट की वजह से थोड़े से कम दिखते हैं। पर क्या हमें उसकी वजह से बहुत कॉशियस होना चाहिए? तो वैसा नहीं है, हमें उसके बियॉन्ड देख के एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर में फिर भी ग्रोथ है। श्रेयस, अभी इसके साथ साथ अगर पूरी बाजार की हम चाल की बात करें तो काफ़ी हद तक एफपीआई फ्लोज इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जिस तरह से हम इनमें आउटफ्लोज बढ़ता हुआ देख रहे हैं और जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना की स्थिति अब सुधरती हुई दिखाई दे रही है, एक बार फिर से बाजार खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत से जो प्रीमियम एक टैग था, कहीं ना कहीं लोगों को ये कंसर्न है कि वो चला जाएगा और फिर सारा पैसा एक बार फिर से अगर इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो चाइना की ओर जाएगा। ये आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न है और कितना भरोसा आप डीआईएस पे दिखा रहे हैं? मेरे हिसाब से चाइना के कंपेयर करके जनरली हमें उससे ज्यादा ये देखना पड़ेगा कि हमारी ग्रोथ कितनी है, क्योंकि चाइना बहुत अलग स्केल की कंट्री है। उससे कंपेयर करके चाइना में फ्लो जाएगा इसीलिए हमें कम आएगा, ये कहना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि अपनी कंट्री की ग्रोथ कितनी है, और जो हमने दिखाया कि लास्ट 2 साल में कोविड के बाद हमारी कंट्री की ग्रोथ बाकी बहुत सारी कंट्रियों से बहुत बेहतर रही है। अगर आगे यही रहा तो चाइना ग्रो करे या नहीं करे या फिर दूसरा कोई भी कंट्री ग्रो करे, उससे जनरली आपके एक्सपोर्ट्स को फायदा ही होता है। तो अपना ग्रोथ अच्छा रहेगा, उसमें से हमें एफपीआई फ्लोज आ सकता है। पर एफपीआई या डीआईआई फ्लोज का लास्ट कुछ महीनों से या फिर 1 साल से भी अगर आप एफआईआई फ्लो की स्पेशली अगर बात करें तो उसमें एक पाया गया है कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं तो आपके लिए इसीलिए आपके ऑल्टरनेट एसेट क्लास जो फिक्स इनकम भी हो सकता है, तो जनरली लोगों का या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स का, इवन डोमेस्टिक में भी अभी ब्याज की दरें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इक्विटी एज एसेट क्लास का अगले साल का रिटर्न वर्सेस फिक्स इनकम का रिटर्न, ये चीजें बहुत बड़ी मायने रखेंगी। जैसे अगर हम लास्ट 1 साल की बात करें तो इक्विटी मार्केट अक्टूबर 21 में ब्रॉडली पीक हुआ था।
चलिए, ये पूरा शो आप देख सकते हैं लेटर ET9 स्वदेश पे। हमारे साथ विशाल मलकान और राजेश इस समय जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जाएंगे विशाल के पास। विशाल, जिस तरह बाजार बंद हो रहा है, कुछ BTST कॉल्स या कोई नेक्स्ट वीक के लिए आप पोजीशंस लेके जाना चाहेंगे, या आप वीकेंड है बीच में इसलिए आप पोजीशन में नहीं पड़ेंगे, आपको लगता है वो रिस्की हो जाएगा काम? मुझे लगता है ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहीं स्पेशल निफ्टी, बैंक निफ्टी या मेजर स्टॉक्स में नहीं दिख रहा है कि मैं आज लेके मंडे को मेरे को कुछ मिले ऐसा BTST। सो आज मैं वेट एंड वॉच रखूंगा, नेक्स्ट वीक में मंडे को फ्रेश बाइंग करूंगा। ऑलराइट, राजेश से समझ लेते हैं। राजेश, आप यहाँ से लॉन्ग के ट्रेड तो समझ नहीं आ रहे, एक रिकवरी जरूर दिखी है थोड़ी सी बैंकिंग स्टॉक्स में, लेकिन क्या वो सफिशिएंट है इस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए कि लॉन्ग ट्रेड ले जा पाए? तो देखिए, कुछ स्टॉक्स पे फोकस है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वीकली सेटअप, डेली सेटअप के हिसाब से बने हैं। उसमें हमें कैपिटल गुड्स स्पेस पे ABB काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख रही है वीकली सेटअप पे। जिस तरीके के एडिशन थ्रू आउट द वीक देखने को मिले ओपन इंटरेस्ट में, हमें लगता है ABB यहाँ से BTST किया जा सकता है। एक अप मूव यहाँ पे 3300 3350 की तरफ बनते हुए दिख सकता है नेक्स्ट वीक में। 3130 के स्टॉप लॉस रख के इसको बाय किया जा सकता है। और जो दूसरा स्टॉक कैश सेगमेंट में यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है KPIT टेक का। ये स्टॉक में एक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, ये स्टॉक हमें लगता है ये मोमेंटम जिस तरीके से बना है इस वीक में, नेक्स्ट वीक भी कैरी होते हुए दिख सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बने हैं विद वॉल्यूम। सो हम एक्सपेक्ट करें KPIT टेक यहाँ से नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेगा अपमूव। एंड नेक्स्ट टारगेट इसके जो बन सकते हैं वो करीब 890 से 920 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 820 के आसपास। तो तीसरा सेगमेंट जो हमें लग रहा है जो नेक्स्ट वीक कैरी हो सकता है और जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम लॉन्ग साइड का बन सकता है वो है फार्मा स्पेस। कुछ सिलेक्ट फार्मा एक अच्छी बाइंग दिखा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर रेड्डी हमने यहाँ पे पिक किया है। डॉक्टर रेड्डी में वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो 7-8 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट करंट वीक में होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से फॉर्मेशन डेली सेटअप पे बने, हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी एक मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट करें इसमें 4620 4650 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4420 के आसपास। ठीक है। विशाल, एक बार आप HDFC ट्विंस को चेक करोगे क्या? हालांकि आप खुद ही कह रहे हैं कि आपके पास ऐसा कुछ साइन नहीं है जो इसको आप BTST करोगे, लेकिन फिर भी एक बार इन दोनों शेयर्स को जरा चेक करो आप। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को हमको ज़्यादा बड़े गैप के साथ नहीं मिलेंगे तो हमको BTST नहीं करना चाहिए? HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों ही। अब दोनों के अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ और दोनों की कैंडल पैटर्न्स को देख रहा हूँ, वो दोनों कैंडल्स इनसाइड डे बन रहे हैं। इनसाइड डे मतलब ना तो वो कल का हाई या कल का लो को क्रॉस कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट। तो डेफिनेटली मैं इसमें कोई ऐसा बड़ा मूव नहीं देख रहा हूँ मंडे को BTST करने के लिए। अगर मुझे BTST करना ही है तो जो मैंने स्टॉक्स पहले रेकमेंड किए थे जैसे TVS मोटर और इंडिया सीमेंट, वहां पे ऑलरेडी मोमेंटम है और वो अच्छे क्लोजिंग पे भी आ रहे हैं, हाई के क्लोजिंग पे, तो वही एक BTST ट्रेड भी बन सकता है। ठीक है विशाल, मैं आपसे कुछ क्रूड रिलेटेड ट्रेड चाहूंगा, क्योंकि विश्वा जो हमारे इन हाउस कमोडिटी एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि क्रूड में बहुत तेजी बन सकती है। उनसे समझ लेते हैं कि कौन से कारणों से वो बोल रहे हैं ऐसा। उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ONGC, ऑयल इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया या कोई और, क्या ये ऑयल एंड गैस एनर्जी स्टॉक्स में कुछ ट्रेड बन रहा है क्या? क्योंकि ये हमेशा फेल करते हैं, दिखता है ट्रेड लेकिन बहुत ज्यादा पैन आउट नहीं होता, बहुत फंस जाते हैं लोग। बट आप बताइए विश्वा, क्यों लग रहा है आपको कि तेजी का कारण बन सकता है? देखिए, जो सबसे बड़ी वजह है कि अभी रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है कि वो मार्च से उत्पादन 5 लाख बैरल रोजाना घटाएंगे, जो उनके टोटल प्रोडक्शन है उसका 5% है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि 2023 में इस साल जो भी डिमांड में ग्रोथ आएगी उसमें से 50% सिर्फ चाइना से आने वाली है। साथ ही भूकंप की वजह से टर्की से वहां के मेजर एक पाइपलाइन जो टर्मिनल है वो वहां से सप्लाई बंद है। और इराक से आने वाले जो पाइपलाइन है टर्की के लिए, वहां पे भी सप्लाई नहीं हो रही है। और साथ ही एक बड़े ऑयल फील्ड जो नॉर्वे का है
वहां से भी सप्लाई बंद है। तो ये कुछ सारे ऐसे फैक्टर है जो क्रूड कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही एक खबर ये भी है कि सऊदी अरब ने इसी हफ्ते उन्होंने एशियाई जितने भी उनके कस्टमर्स है, ग्राहक है, उनके लिए क्रूड के दाम बढ़ा दिए हैं और 6 महीने में पहली बढ़ोतरी है। वो चाइना को देकर ऐसा कर रहा है। उनको लग रहा है कि चीन में जो डिमांड रिकवरी आएगी उसका फायदा उठाया जाए। और रूस की तरफ से जो ये एक्शन लिया गया है कि उत्पादन घटाएंगे, वो इसलिए कि 5 फरवरी से जितने भी G7 कंट्रीज थे उन्होंने एक प्राइस कैप फिर से लगा दिया था उनके जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। पहले क्रूड पे उन्होंने दिसंबर में लगाया था और अब सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगा दिए। तो वही सारी वजह है जो क्रूड को यहाँ से ड्राइव कर रही है। नहीं, बात तो सही कही आपने, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं और प्रियंका को भी, हमें 40% डिस्काउंट मिलेगा। भारत को रशिया क्रूड डिस्काउंट पे दे रहा है। बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं। ये जो आपने बताई बातें ये बाकी दुनिया के लिए लागू हो रही है। इंडिया को डिस्काउंट मिलेगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैडम सीतारामन को सुन लें, वो लोकसभा में कुछ मुद्दों पे बात कर रही हैं, एक बार सुन लें फिर लौटते हैं। It actually, in a way, if I can say, astutely balances the requirement for India's development imperatives within the limits of fiscal prudence. So that is a very difficult balance. I'm sure most of us who are speaking on the Indian economy and the budget would observe that it is a very, very tight, measure. It's a very delicately balanced act, and that's what has been achieved in 2023-24 budget without compromising on India's growth potential and sustaining the growth momentum. We also have made sure that fiscal prudence is maintained as per the glide path we had given 2 years ago. We were in a stretched fiscal situation, sir, post the pandemic. However, the growth in 23-24, the period for which this budget is presented here, will be with good policies such as the PM Gati Shakti, National Logistics Policy, and also the PLI scheme, and with cooperative federalism in mind, empowering states is of great concern for us. And as I go about speaking on specific points on which members of parliament have spoken, I'll also highlight what measures, even as of today, I have taken in order to maintain the state's fiscal health and also ensure that money is in their hands at the time when they need it. So actually from the budget itself, I wanted to place on record again through this response my reply. But even as I heard very many members speak about it, there was this repeated question about, are we giving enough for the states? Total resources are being transferred to states. I'd like to highlight and begin with that. Total resources being transferred to the states, that is the central share in taxes, releases under the centrally sponsored schemes, both put together under the BE 23-24, which is the proposed budget which is on the table of this House for consideration, is estimated at 17.98 lakh crores. This is higher. This is higher by 1.55 lakh crores over the last year, which is the current running year as of March 31st, 2023. So this is higher by 1.55 lakh crores over RE of 22-23. I'm not even comparing it with the BE. चलिए, लगातार हम नजर रखेंगे लोकसभा में क्या कुछ क्रूशल निकल कर आता है, आप तक लेकर आएंगे। लेकिन एक बार क्लोजिंग ट्रेड्स के लिए अब हमारे साथ आदित्य भी बने हुए और इनफैक्ट आदित्य आज हमारे साथ स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। आदित्य वेलकम। आप थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन कोई बात नहीं। क्रूशल पॉइंट्स अब हमें ये देखने हैं कि यहाँ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या लेके जाएं। 3 दिन से इतना नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है बाजार। क्या बाजार के पास कोई बड़े ट्रिगर्स तो है नहीं लॉन्ग होने के, लेकिन वीक होने के भी ट्रिगर्स नहीं है। सो ट्रेड क्या कर रहे हैं आप, क्या क्लोजिंग ट्रेड्स क्या लेके जाएंगे?
एक्चुअली अभी मार्केट एक रेंज बाउंड हो चुका है, जैसे कि आपने बोला कि ना तेजी की साइड बढ़ रहा है ना मंदी की साइड गिर रहा है। तो बाजार में एक मेजर ट्रिगर का कोई मेजर ट्रिगर नहीं है। फेड का भी इवेंट होके चला गया, पर ना बाजार ने तेजी करी ना बाजार ने मंदी करी, तो एक रेंज में फंसा हुआ है। एंड अगर थोड़े टाइम का ट्रेंड देखें तो डाउनवर्ड बायस के साथ मार्केट थोड़ा सा चल रहा है। आप FIS का अगर एक्सपोजर देखें तो ऑलमोस्ट 85% शॉर्ट एक्सपोजर बना हुआ है। एंड ये थोड़ा आधे महीने एक महीने से FIS का मंदी का रुझान बना हुआ है। तो जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ऑलमोस्ट शॉर्ट ट्रेड बना रखा है मीडियम टर्म के हिसाब से देखे। इवन हैवी वेट्स की बात करें तो रिलायंस काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और चार्टिकली अगर देखें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है ऑलमोस्ट नेक लाइन पे। अगर रिलायंस में भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो निफ्टी में भी काफी गिरावट आ सकती है। और अगर हम एक इंटरनेशनल मार्केट का भी एक नजरिया ले तो हमने देखा कल नैस्डैक में ऑलमोस्ट 2% का करेक्शन देखने को मिला। तो हर तरफ से आप देखें तो थोड़े से नेगेटिव संकेत बने हुए हैं। गूगल का शेयर 8% गिरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन की न्यूज आ रही है, यूक्रेन में वापस जियोपॉलिटिकल टेंशन हीट अप हो रहा है। तो एक बाजार को रन अवे रैली के लिए थोड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए, और सब चीजें डिस्काउंट करने के बाद भी नहीं बढ़ा। जैसे इन्फ्लेशन कम हो गया तो भी बाजार तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मीडियम टर्म में बाजार में थोड़ा सा नेगेटिव नजरिया बना हुआ है। ओके, मीडियम टर्म के लिए आप बता रहे हैं, यानी एक आध दिन के लिए भी नहीं। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट्स एक बार राजेश से भी लेते हैं, क्योंकि बस बाजार बंद होने में 10 मिनट दूर रह गए। लेकिन इस बीच एक और इम्पोर्टेंट डिटेल दे देते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए ट्रिगर्स क्या होंगे, या शेषा हम तक लेकर आएंगी, उसे भी हम रेडी करते हैं कि अगले हफ्ते कौन सी बड़ी चीजें हैं जिन पर आपने नजर डालनी है। चलिए अशेषा से जुड़ते हैं, उनसे समझ लेते हैं पहले। 6 निफ्टी कंपनियां अपने नतीजे अगले हफ्ते पेश करेगी। सबसे पहले नेस्ले की बात कर लेते हैं, जिसके नतीजे अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है। टॉप लाइन की बात करें तो सेल्स मोमेंटम कंटिन्यू होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ग्रॉस मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। याद रखें कमोडिटी प्राइसेस हायर साइड पे थे, और इसी के चलते ग्रॉस मार्जिन्स 150 बेसिस पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कमेंट्री की बात करें तो डिमांड, स्पेशली रूरल डिमांड और मटेरियल कॉस्ट पर क्या कमेंट्री आएगी, ये एक मॉनिटरेबल होगा नेस्ले के लिए इस क्वार्टर में। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स के भी नतीजे अगले हफ्ते आएंगे, जहां टॉप लाइन पर 35% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ऑनलाइन अपोलो 24/7 प्लेटफॉर्म का कैसा ग्रोथ दिखता है इस क्वार्टर में, वो एक की मॉनिटरेबल होगा APL अपोलो के लिए। इसके अलावा आयशा मोटर्स के भी नतीजे अगले हफ्ते एक्सपेक्टेड है, जहां रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने के चलते EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है। VCV मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के क्वार्टर बेसिस पर। CV वॉल्यूम्स में इंक्रीज देखने को मिला, और इसी के चलते इस सेगमेंट के मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं QOQ बेसिस पर। इसके अलावा ग्रासिम के भी नतीजे अगले हफ्ते आएंगे, जहां VSF सेगमेंट का EBITDA में 49% का फॉल देखने को मिल सकता है क्वार्टर बेसिस पर, और सेगमेंट केमिकल सेगमेंट के EBITDA में भी मार्जिनल 6% की गिरावट देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके अलावा ONGC, जहां नेट रियलाइजेशंस में 17% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। ऑयल सेल्स की बात करें तो ऑयल सेल्स और गैस सेल्स दोनों ही 5% से गिरेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो इसी के चलते इन सभी स्टॉक्स पर अर्निंग्स के चलते अगले हफ्ते नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो आशीष आपको ये बता रही थी कि अगले हफ्ते के ट्रिगर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। हमारे साथ आदित्य और साथ ही राजेश जी बने हुए हैं। कुछ ज़्यादा समय नहीं है, 7 ही मिनट रह गए क्लोजिंग को। थोड़ी देर पहले हमको हमारे सहयोगी वरुण जी, माफ़ कीजिए शरद ये बता रहे थे कि कार्बोरेंडम यूनिवर्सल के अंदर कुछ तेज़ी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक्विजिशंस का कुछ प्लान आउट भी हो रहा है। एक बार वो खबर ले आइए स्क्रीन पे जरा, और उसमें वॉल्यूम वगैरह भी ठीक था। मैंने अभी चेक किया कि इसको मेरे को भी ठीक लगा चार्ट्स पे। एक बार आप चेक करेंगे राजेश सर, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। तो डिम्पी जी देखिए, स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने ही अपने जो स्विंग हाई इसमें जनवरी में बने थे, ऑलमोस्ट उसकी तरफ अप्रोच करते हुए दिख रहा है। 1035 इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, और जिस तरीके के फॉर्मेशन है, बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक को वो लेवल को सरपास करने के। तो 1035 तो इमीडिएट टारगेट है, और उसके ऊपर ये निकल जाता है तो फिर 1100-1120 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, बने रहना चाहिए स्टॉक के ट्रेड में। और यहाँ से छोटा मोटा डिप मिलता है तो इसको पोजिशनल बेसिस पे भी ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 960 के आसपास, लेकिन अपसाइड में हमें लगता है ये जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर है 1100
1150 तक के भी एक मोमेंटम यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो पोजिशनली ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। वैसे देखा जाए तो मार्केट की क्लोजिंग कोई बहुत ख़राब नहीं है, क्योंकि आज अपने गैप डाउन किया था और उसके बाद से कोई नुकसान तो नहीं उठाया। इस बीच इंडिया विक्स भी 2-2.5% घट के आज बंद हो रहा है। एक बार सारी चीज़ फटाफट से दिखाते जाओ, एडवांस डिक्लाइन भी एक बार स्क्रीन पे दिखाओ ताकि थोड़ा आइडिया लग पाए कि हम बाजार को कैसे छोड़ के जा रहे हैं और हम किसको लेके जा रहे हैं। तो कुल मिला के आप ऐसा लग रहा है कि बाजार की तेज़ी को तो लेके जा रहे हो और थोड़े मंदी के सिग्नल्स को छोड़ के जा रहे हो। बस एक ही प्रॉब्लम मेरे को जो दिख रही है वो दिख रही है कि ऑप्शंस के अंदर बाइंग या स्पार्क नहीं है। वो बड़ी वजह रेंज का ब्रेकआउट है, वो इसलिए नहीं हो रहा। आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन आमने सामने, F&O आमने सामने, BSC के छोटे नंबर्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे आपको स्लाइटली बेटर दिखेगा। अब आप विक्स दिखाओ 2% नीचे है। मार्केट की ओपनिंग का एक बार वापस से चार्ट दिखा दो, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे हम क्लोज करने जा रहे हैं। कुल मिला के बाजार आज बेहद ही शांत मूड में जा रहा था क्लोजिंग करते हुए। आदित्य भी हमारे साथ है। आदित्य, एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, इसके नंबर्स आ गए हैं, ये शेयर काफी अच्छा चल भी चुका है। प्रॉफिट बुकिंग जो होगी या हो रही है वो ज्यादा सीवियर होगी क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स HEL। आदित्य, आपसे है सवाल। आप प्लीज एक बार रिपीट करेंगे? प्लीज एक बार रिपीट करेंगे? ओह ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के बारे में पता करा था, इसके नंबर्स आए हैं, शेयर अच्छा चला हुआ है ना? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, सर आवाज आ रही है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, हाँ, HEL। एक्चुअली डिफेंस स्टॉक ने काफ़ी टाइम से आउट परफॉर्म किया था, बट अगर आफ्टर बजट आप देखें तो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस है। और ये एक थीम आप मान सकते हैं कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। तो बजट से पहले इनसाइडर्स या स्मार्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने एंटिसिपेट किया एक अच्छी रैली आएगी और एक साल तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, चाहे आप HAL की बात करें, मैजडॉक की बात करें और बाकी डिफेंस काउंटर्स की बात करें। बट जैसे ही बजट में पता चल गया कि एक अच्छी न्यूज़ आ गई तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो अभी भी चार्ट देखा जाए तो काफ़ी बुलिश नहीं है और इसमें अभी साइडवेज टू बेरिश बायस बना हुआ है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो HAL पर व्यू रहा। डिफेंस स्टॉक्स, ये बात ठीक कह रहे हैं आप HAL कि अभी जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो थोड़े से साइड बैक है, लगाड़ लग रहे हैं, थोड़ा सा बैक जरूर लिया इन काउंटर्स ने। लेकिन आज बाजार में किस तरह का मूव रहा? एक्चुअली बहुत ही लैकलस्टर मूव था दिन भर में। आप जिन लेवल्स के पास खुले थे, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, हालांकि बैंक निफ्टी ने फिर भी अभी रिकवरी दिखाई, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बहुत ही नैरो रेंज में, लगातार 3 दिन से एक रेंज है और ये रेंज रोज नैरो होती चली जा रही है। मुश्किल से 60-70 पॉइंट्स की आज टोटल रेंज थी, जिसके बीच दिन भर निफ्टी घूमता रहा। बड़ी बात है कि 17,800 का एक स्ट्रॉन्ग पुट बेस है, तो उस बेस के ऊपर जरूर है, लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी नहीं दिखा रहा। आज 17,900 तक भी जाने का चेस नहीं किया बाजार ने, कल वहां तक के लेवल्स भी देखने को होते। तो रेंज लगातार हम तीसरा दिन है जब हम छोटी होते देख रहे हैं। आज कौन से स्पेसेस वापस आए हम देख रहे हैं कि क्लियरली आपको IT हो, मेटल्स हो, ये लगातार सेक्टर्स थे। आज पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिली, ऑटोस कम बैक किए। ऑटोस आज कम बैक हुए, लेकिन पिछले 2 दिन से आप देखेंगे तो ऑटो एंसिलरी में मूव शुरू हो गई थी। पहले टायर काउंटर्स, बैटरी काउंटर्स और आज आपको जमुना ऑटो जैसे काउंटर्स और तमाम ऑटो एंसिलरी, मदसन, इन सब स्पेसेस में, ल्यूमेक्स, इन सब में अच्छी मूव भी दिखाई दे रही है। उसके अलावा दूसरा स्पेस था, क्योंकि कुछ फार्मा कंपनीज के नंबर्स अच्छा है, औरोबिंदो फार्मा जैसी कंपनीज के जिनसे एक स्ट्रेंथ मिली फार्मा स्पेस को, और फार्मा स्पेस के कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स, एट द सेम टाइम हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक काउंटर्स में भी आपको मूव वापस दिखी। निफ्टी के बढ़ने वाले काउंटर्स में आज कौन से काउंटर्स थे हम देखें? अदानी पोर्ट्स हो, अदानी एंटरप्राइज हो, वहां एक अच्छी रिकवरी का जरूर मोड दिखाई दिया। इनफैक्ट आप निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो उसमें आपको अदानी पोर्ट्स इस वक्त लगभग 2% की बढ़त के साथ बंद होते हुए दिख रहा है। इस पूरे हफ्ते में बजाज फिनसर्व हो, बजाज फाइनेंस हो, बजाज ट्विंस ने अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखा और आज भी आप गेनर्स में देख रहे हैं कि बजाज फिनसर्व एक स्टॉक है। दूसरे जो काउंटर्स हैं उनमें आपको सिप्ला जैसे काउंटर्स दिखाई देंगे जो तेजी के साथ बंद होते जा रहे हैं। बहुत ही माइनर गेन्स है, ज्यादा गेन्स भी नहीं, 1% इनफैक्ट लार्ज कैप से तो पार्टिसिपेशन आज है ही नहीं, ना के बराबर है। मिड कैप में सारा एक्शन हो रहा है। आज ड्रैगर्स कौन से थे? स्टील काउंटर्स में टाटा स्टील हो, JSW स्टील हो, HCL टेक्नोलॉजी से IT काउंटर्स हो। तो मेटल प्लैक तो क्लियरली ड्रैगर थे। सिर्फ एक ही दिन की रैली इस हफ्ते में आई थी, वो थी शॉर्ट कवरिंग अबाउट थर्सडे को, अदरवाइज मेटल ने क्लियरली इस हफ्ते ड्रैग ही किया है। दूसरे जो
काउंटर्स उसमें रिलायंस से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। कल उम्मीद थी कि रिलायंस अगर ऊपर आएगा और इसने इंडेक्स को थोड़ा सा खींचने का काम किया भी, लेकिन कहीं से भी आज कंट्रीब्यूशन नहीं थे। इनफैक्ट बाजार को वीक करने का ही काम किया, 1% नीचे रिलायंस का काउंटर। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, अर्निंग्स बेस्ड रिएक्शन, अर्निंग बेस्ड इंपैक्ट बहुत क्लियरली। ड्रैगर साइड पे भी लुपिन के कमजोर नंबर्स आए, 5% पनिश किया बाजार ने उसे। उसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स, क्योंकि वहां पर भी मेटल के JSPL जैसे काउंटर्स में कुछ काउंटर्स जिनमें लगातार डिसइन्वेस्टमेंट का एक बड़ा ट्रिगर था और वो अब लगातार वीक होते जा रहे हैं। कॉनकॉर जैसे काउंटर्स हुए। औरोबिंदो फार्मा में आज भी रिजल्ट से पहले, कल नंबर्स थे पोस्ट मार्केट्स, रिजल्ट से पहले एक अच्छी खासी गेन्स के साथ औरोबिंदो फार्मा बंद हुआ था और आज भी फॉलो बाइंग में 6% की स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है। तो औरो फार्मा ने फार्मा पैक को जरूर ऊपर खींचा। स्कॉट्स कुबोटा दूसरा बड़ा काउंटर। केमिकल स्पेस में कुछ काउंटर्स लाइक नवीन फ्लोरीन में आपको फिर से एक मूव दिखाई दी। रियल एस्टेट पैक में भी आपको एक्शन, ब्रॉय रियलिटी हो, इस हफ्ते की बात करें, ब्रॉय रियलिटी हो, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, वहाँ एक्शन जरूर देखने को मिला। ऑटो पैक में आपको टू व्हीलर स्पेस में TVS मोटर जैसे काउंटर सामने निकल कर आए। ऑटो एंसिलरी स्पेस में OEMs में इनमें काफी एक्शन आपको आज भी दिखा, चाहे मदरसन सुमी वायरिंग हो, भारत फूड जैसे काउंटर्स हो। एक और बड़ा ट्रिगर इस पूरे हफ्ते के लिए था, वो था न्यू एज स्टॉक्स में वैल्यू इमर्ज होती हुई दिखाई दी। पेटीएम बिफोर द नंबर्स और आफ्टर नंबर्स अच्छा स्टॉक चला। ब्रोकरेज हाउसेस की बड़े बड़े टारगेट्स की बात हुई। 800 रुपए का मैक्वायरी, 1000 रुपए तक का टारगेट से स्टॉक पे देखने को मिला। जोमैटो पे 100 रुपए तक के टारगेट फिर देखने को मिले, हालांकि नंबर्स ने जरूर डिसअपॉइंट किया, लेकिन सिर्फ एंटिसिपेशन में कि शायद पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी अब एक जल्द ही दिखाई देती है जोमैटो में, उस एंटिसिपेशन में जोमैटो का काउंटर बचा। PB फिनटेक के नंबर्स से पहले अब तक की इसमें मूव स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर्स को हालांकि एनालाइज करना होगा अभी, और इसके अलावा आप तो कुल मिलाकर आज की अगर इंट्राडे की पार्टिसिपेशन देखें तो बहुत ही सिलेक्टिव सेक्टर्स में थी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां अर्निंग्स का बड़ा ट्रिगर था। फार्मा, ऑटो एंसिलरी, ये कुछ स्पेसेस थे जहां से आपको स्ट्रेंथ दिखाई दी, जो कि हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। उसके अलावा आपके लिए सारे दूसरे स्पेसेस में बड़े ड्रैगर्स निकल कर आए, चाहे वो मेटल्स हो, IT हो। बैंक्स ने, हालांकि PSU बैंक ने जरूर एक अटेम्प्ट किया रिकवरी का, क्योंकि लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स वीक नहीं थे। अगर पार्टिसिपेशन बड़ी नहीं थी तो ड्रैगर्स भी नहीं थे। PSU बैंक से कमबैक की उम्मीद थी, लेकिन बहुत बड़े ट्रिगर्स, जैसे बाजार में भी कंटिन्यूसली सेइंग कि एब्सेंस ऑफ ट्रिगर्स के चलते आपने देखा कि बड़ी मूव नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट बैंक्स 2 दिन के कंसोलिडेशन से एटलीस्ट बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी अब क्या एक रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है, आज तीसरा दिन लगातार है। देखना होगा ग्लोबल ओवरनाइट आपको क्यूज क्या मिलते हैं और आप मंडे को अब कैसे रिएक्ट करते हैं। फिलहाल शो को यही समेटेंगे। आदित्य का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश पालविया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, स्ट्रैटेजी हमसे डिस्कस की। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस वीकेंड।